से कुछ देर बाद इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। छत्तीसगढ़ में कल से हो जाएंगे 33 जिले। मुख्यमंत्री 2 नए जिलों मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती का करेंगे उद्घाटन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर। रोड शो के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। और बस्तर दशहरा की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी कड़ाई के साथ ही आज से शुरू हो गया रथ निर्माण का काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में राजपथ के बदले हुए स्वरूप कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इस मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। गौरतलब है कि करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के अलावा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क पर देश की नई राजधानी का निर्माण होना है। इसमें केंद्र सरकार का नया सचिवालय, मंत्रालयों के दफ्तर और कई सरकारी आवास बनाए जाने हैं। इसी प्रोजेक्ट के पहले चरण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे नेताजी की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा पूरी तरह हस्त निर्मित है और इसके निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जनवरी में नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 9 सितंबर को 2 नए जिलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें प्रदेश का 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और 33वां जिला सक्ती होगा। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। नवगठित जिलों में मुख्यमंत्री श्री बघेल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही रोड शो भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नवगठित जिले के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। राज्य शासन द्वारा इन 2 नए जिलों के गठन की अधिसूचना आज राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अब कोरिया जिले से अलग होकर और जांजगीर चांपा से अलग होकर सक्ती नए प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला सरगुजा संभाग के अंतर्गत होगा। सक्ती जिले के उद्घाटन को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। सक्ती की ओएसडी नुपुर राशि पन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने रूट चार्ट बनाया है, जिसके तहत उनके रोड शो वाले मार्ग को सुबह से बंद कर दिया जाएगा। जैसे तैयारियों में रोड शो होगा और क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है जिला सक्ती के लिए, तो रोड शो है और जनता हर तरीके से जिस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहती है उसके लिए हम लोग बिल्कुल चाह रहे हैं कि आगे से आगे बढ़ कर के लोग पार्टिसिपेट करें। प्लस यहाँ पर आम सभा है, एसपी कार्यालय का उद्घाटन है, कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन है, तो ये सारी चीज़ों को मिला करके एक अच्छा आयोजन होगा और लोग भी बहुत हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। इस बीच राज्य शासन ने इन 2 नए जिलों के लिए पुलिस अधीक्षकों के नामों की घोषणा भी कर दी है। आईपीएस टीआर कोशिमा को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का और एसआर अहीरे को सक्ती जिले का एसपी बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान श्री नड्डा रायपुर में एक बड़ा रोड शो करने के साथ ही साइंस कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश स्तर की समिति से लेकर पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सम्मेलन में प्रदेश भर के 51,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।
पूरे छत्तीसगढ़ से 51,000 कार्यकर्ताओं की अपेक्षित सूची बनी है। वे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आने वाले हैं। निश्चित रूप से जो 24 अगस्त के आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। सब दूर बहुत उत्साह है, बहुत ऊर्जा के साथ कल हमारे पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आने वाले हैं। श्री नड्डा 9 सितंबर की सुबह 11 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका परंपरागत अंदाज में स्वागत करेंगे। इसके बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में श्री नड्डा का काफिला रोड शो के रूप में एकात्म परिसर पहुंचेगा। इसके बाद श्री नड्डा पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भिलाई के आईआईटी कैंपस में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष गुप्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों द्वारा इस दौरान कैंपस में विभिन्न प्रजातियों के करीब 1000 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान बीएसएफ के एडीजी आशीष गुप्ता ने बताया कि बीएसएफ द्वारा इस वर्ष देश भर में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में 1.25 लाख पौधे रोपे जा चुके हैं। इस योजना का मकसद देश के लोगों को स्वच्छ वातावरण देना है। आपको जान के खुशी होगी कि आज यहाँ पे एक वृक्षारोपण कार्यक्रम जो आईआईटी भिलाई में किया गया है, उसमें आज हम लोग ने 1000 पेड़ यहाँ पे लगाए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक हम लोग ने करीब 1.25 लाख पेड़ लगा दिए हैं और कमांड जो हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मिला के है तो उसमें करीब 2.25 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बीएसएफ नक्सली उन्मूलन अभियान के साथ ही सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी बखूबी कर रहा है, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ ही ग्रामीणों को अब बुनियादी सुविधाओं का लाभ भी मिलने लगा है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आयुष्मान भारत योजना का फायदा जब से गरीब तबके के लोगों को मिलने लगा है, उनकी महंगे इलाज को लेकर होने वाली चिंताएं दूर हो गई हैं। इस योजना के तहत बीपीएल कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित अंतागढ़ तहसील के हिमोड़ा ग्राम पंचायत की रहने वाली बिंदु कोमरा ने बताया कि उसके बेटे को सिकल सेल की बीमारी है, जिसके कारण उसे हमेशा ब्लड चढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। पहले इसमें काफी खर्च हो जाता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलने से अब उन्हें अपने बेटे के इलाज की चिंता नहीं रही। मेरा बेटा है, वो उसको सिकल सेल है, उसको हर माह ब्लड चढ़ता है और पहले दल्लीन चढ़ाते थे और भानु में चढ़ाते थे तो बहुत पैसा लगता था और अभी जो आयुष्मान कार्ड बना है उससे फ्री में इलाज हो रहा है और अभी अंतागढ़ में ब्लड बैंक का भी सुविधा आया है तो उससे वहाँ पे अभी ब्लड चढ़ रहा है और आयुष्मान कार्ड से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। वहीं हंसा राज देहारी ने बताया कि उन्हें कैंसर की बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उन्हें बार बार कांकेर और रायपुर जाना पड़ता है और इसमें काफ़ी खर्च हो जाता था। अब आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज निःशुल्क हो रहा है। मेरा इलाज होता है क्योंकि मेरा हॉस्पिटल से बहुत पैसा का मेरे को मदद में राहत मिला, क्योंकि मैं उसी से मैं तो गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं है, वहीं से मेरे को राहत मिलते हुए हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा है। अभी गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना अथवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे देश में लागू किया गया है। सहकारी संस्था इफ्को अब नैनो यूरिया को बढ़ावा दे रही है। इफ्को के अनुसार नैनो यूरिया तरल अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ ही असरदार भी है, जिससे फसल का अधिक उत्पादन होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। इसकी कीमत लगभग 270 रुपये है। इफ्को ने महासमुंद जिले के झाल खमरिया सोसाइटी में नैनो यूरिया का ड्रोन के माध्यम से प्रदर्शन किया, जिसमें आसपास के गांव के किसानों ने भाग लिया। महासमुंद में इफ्को के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक ने बताया कि नैनो यूरिया की खपत भी कम है, साथ ही पौधे की पत्तियों द्वारा यूरिया का पूर्ण अवशोषण भी होगा। यह फसलों के लिए पारंपरिक यूरिया का अच्छा विकल्प है।
वहीं कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा है कि किसानों के लिए यह पद्धति काफी कारगर साबित होगी। इसे अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इसमें जो है शासन की मंशा है कि जो भी नया तकनीक है उसको किसानों के लिए उपलब्ध करा जाए। खासतौर पर यूरिया के संदर्भ में देखने को मिलता है कि किसान जानते हुए अजानते से पना से करते हुए ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर लेता है, जो बाद में जिसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं कि पूरा यूरिया बह के जाता है पानी में और उसके कारण बहुत सारी पर्यावरण की समस्या भी हो जाती है। तो प्रयास ये है कि कम से कम लागत पे ज्यादा से ज्यादा अच्छा इफेक्ट हो जाए। उसके लिए अब नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी आई है, जिसके अंतर्गत ड्रेन से उसका पूरा ड्रोन से उसको फवारा जाता है और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। भविष्य में इसी तरह से जो है यूरिया का जो भेजना नहीं डालना है वो किया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने इस पद्धति को काफी कारगर बताया। उन्होंने कहा कि इससे पैसों के साथ ही समय की भी बचत होगी। ये नैनो यूरिया बहुत अच्छा है। बोरी से किसान को यूरिया को ढो करके ले जाना पड़ता था और छिड़काव करना पड़ता था, और उससे छिड़काव करने के बाद में उसका पूरा उपयोग पौधा कर भी नहीं पाता था। करीब करीब 30% पौधा उपयोग करता था, बाकी पानी में घुल के जल प्रदूषित कर देता था। इससे नैनो यूरिया बहुत अच्छा चीज है जो पत्तों में छिड़काव किया जाता है और पत्तों द्वारा जरूरत पड़ने पे उसको पत्ता शोषित कर लेता है और इसका जो है वो बहुत दिन तक के यूरिया का उपयोग होते रहता है। नैनो यूरिया तरल इफ्को द्वारा विकसित किया गया पूर्णतः स्वदेशी उत्पाद है। सस्ता और आसान परिवहन वाला यह उत्पाद किसानों की उन्नति में सहायक साबित होगा। कल अनंत चतुर्दशी के साथ ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राजधानी रायपुर में 11 सितंबर की रात झांकी निकाली जाएगी। भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं अलग अलग झांकियों के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई विसर्जन के लिए ले जाई जाएंगी। झांकियों को लेकर जिला प्रशासन ने रूट निर्धारित कर दिया है। इस बार डीजे और धुमाल बजाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक कोई झांकी नहीं निकाली जाएगी। गणेश विसर्जन की झांकियां 11 सितंबर को शुरू होकर 12 सितंबर को महादेव घाट में निर्धारित स्थल में विसर्जित की जाएंगी। इस बार गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन महादेव घाट में नदी में नहीं बल्कि निगम द्वारा निर्धारित विसर्जन कुंड में किया जाएगा। इस बीच आम लोगों के लिए नगर निगम ने जगह जगह विसर्जन कुंड की व्यवस्था की है, जिसमें भगवान गणेश की छोटी प्रतिमाओं को विसर्जित किया जा सकेगा। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई आज निभाई गई। सिरहासार भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बिरिंगपाल गांव से लाई गई सरई पेड़ की टहनियों को एक विशेष स्थान पर स्थापित किया गया। विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना कर रथ निर्माण के लिए माई दंतेश्वरी से आज्ञा ली गई। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। तहसीलदार पुष्पराज पात्रा ने बताया कि डेरी गड़ाई रस्म के साथ ही बस्तर दशहरा के लिए रथ का निर्माण भी शुरू हो गया है। पहला कार्यक्रम तो इससे पहले पाठ यात्रा के रूप में हो चुका था। आज जो हमारा यहाँ पे प्रमुख रूप से था जो डेरी गड़ी का कार्यक्रम था, आज जो इसको संपन्न कराया गया है। डेरी गड़ाई हमारा प्रमुख रूप से जो रहता है, हमारा जो रथ निर्माण होता है, रथ निर्माण के लिए यहाँ जो एक पहले डेरी गड़ाई के लिए जो लकड़ी लाई जाती है उसका विधि विधान से पूजा पाठ यहाँ पे होता है। उसके माध्यम से आज से हमारा रथ निर्माण का कार्य यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। इस महीने डेरी गड़ाई की रस्म के साथ ही अन्य 3 महत्वपूर्ण रस्म भी अदा की जाएगी। 25 सितंबर को काछन यात्रा विधान, 26 सितंबर को कलश स्थापना और जोगी बिठाई विधान होगा। साथ ही 27 सितंबर को नवरात्र पूजा विधान संपन्न होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।